नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं, यानी सत्य हिंदी पर आशुतोष की बात में डिबेट का समय हो चुका है। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे देश की राजनीति को लेकर और इस बारे में बातचीत करेंगे कि अगर आज सर्वे होता है और अगर चुनाव होता है तो फिर दरअसल किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना पहले थे? उनकी सरकार के किन कामों से लोगों के अंदर निराशा है और किन कामों से लोगों के अंदर आकांक्षा जगी हुई? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो तो लोकसभा की कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और विपक्ष की क्या हालत है, विपक्ष को कितनी सीटें मिलेंगी और उसमें खासतौर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता को किस पैमाने पर लोग देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहां पर ठहरते हैं और अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें, अरे सवाल है। इन सवालों पर ही हम आपको बता दें कि दरअसल ये सर्वे हमारा नहीं है, ये सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है और इंडिया टुडे हर 6 महीने पे मूड ऑफ द नेशन नाम से सर्वे करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव के बीच में ये इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन का सर्वे किया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त मूड ऑफ द नेशन सर्वे करने का क्या मतलब। उन तमाम लोगों को मैं बता दूं कि दरअसल इंडिया टुडे हर 6 महीने पर सर्वे करता है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि उस वक्त देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे, विधानसभा चुनाव कहां हो रहे हैं, कहां नहीं हो रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे होते तो भी ये सर्वे मूड ऑफ द नेशन आता और उसके आधार पे आकलन करने की कोशिश की जाती कि दरअसल अगर अभी चुनाव हो जाए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, विपक्ष को कितनी सीटें मिलेगी, एनडीए के खाते में कितनी सीट मिलेगी, क्या उनको बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लोग अटकलबाजी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो अटकलबाजी करना कृपया करके बंद कर दें। इसके पीछे महज एक एकेडमिक एक्सरसाइज है और उसका सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। उसी इंडिया टुडे सी वोटर के डेटा के आधार पर हम आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल अगर आज चुनाव हो जाएं तो एनडीए को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। अरीब, अगर आप डेटा फायर कर सके तो बहुत अच्छा हो। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय नरेंद्र मोदी को 296 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त एनडीए के खाते में तकरीबन 350 सीट जाती नजर आ रही थी, यानी सीटों का नुकसान हो रहा है। यूपीए को बहुत ज्यादा गेन नहीं हो रहा है, सिर्फ 126 सीटें मिलती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 120 सीटें जाती नजर आ रही है। अब आपका सवाल यह होगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही है। तो जो कांग्रेस के समर्थक है उनको निश्चित तौर पर निराशा होगी, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी सीटों में बढ़ोतरी जबरदस्त तरीके से क्यों नहीं हो रही। जो दलगत स्थिति है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो उस जो दलगत स्थिति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 271 सीटें मिलती नजर आ रही, कांग्रेस के खाते में 62, अन्य के खाते में 210। 271 दरअसल आज की सबसे बड़ी खबर यही है। 2014, 2019 दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिला था, 282, 303। अगर अब चुनाव हो जाए तो उसको 282 का आंकड़ा नहीं मिल पाएगा, यानी बहुमत से तकरीबन हम कह सकते हैं 11 सीटें पीछे रह जाएगी। उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबकी नजर उत्तर प्रदेश में लगी हुई, तो वहां क्या आंकड़े हो सकते हैं। वहां भी भारतीय जनता पार्टी 2019 की तुलना में अपनी सीटें बेहतर करेगी। भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें, समाजवादी पार्टी को 10, बीएसपी को 2, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0। 2014 में 73 सीटें एनडीए को मिली थी, साथ ही साथ उसके जो 2019 में 65 सीटें मिली थी। आज की तारीख में उस पर इजाफा होता नजर आ रहा है। कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार की विफलता आंकी जा रही है, तो वो मुद्दे हैं दरअसल महंगाई का, बेरोजगारी का और किसानों का आंदोलन। सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सरकार की विफलता मानी जा रही, 25% महंगाई, बेरोजगारी 14%, किसान 10%। और आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है। तो आपको स्पष्ट बता दें कि जो नरेंद्र मोदी के आलोचक है उनको निश्चित तौर पर निराशा होगी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी 50% से ज्यादा 53% है और प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद है। राहुल गांधी दिहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे, सिर्फ 7% है। योगी आदित्यनाथ 6% है और अमित शाह 4% के लोगों की वो पसंद है प्रधानमंत्री के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, कौन नेता बन सकता है। तो उसमें जो आंकड़े हैं वो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे साफ तौर पर कहता है अमित शाह 24% के साथ योगी 23% बीजेपी के अंदर पसंदीदा माने जा रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि दरअसल विपक्ष में कौन लीड करेगा। तो यहां पर
एक बार नजर डाल लीजिए, ममता बनर्जी को 17%, केजरीवाल को 16%, राहुल गांधी को 11%। यानी ये जो आंकड़े हैं, दो कहानी कह रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी अभी भी इवन विपक्ष में कौन विपक्ष को लीड करे उसमें तीसरे नंबर पर है, ममता बनर्जी और केजरीवाल के बाद 11 नंबर, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए निराशाजनक प्रदर्शन माना जा सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त खुद यशवंत देशमुख मौजूद है, सी वोटर के डायरेक्टर, एडिटर, जो कुछ भी कह लीजिए, सर्वे सर्वा सब कुछ यशवंत देशमुख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कमर वहीद तकी साहब मौजूद है, जो आज तक के लंबे समय तक डायरेक्टर रहे और अब सत्य हिंदी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। विजय त्रिवेदी जी हैं, यूनिवार्ता के संपादक, और थोड़ी देर में उम्मीद कर रहे हैं कि सीएनबीसी आवाज के संपादक आलोक जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यशवंत, ये जो सर्वे है, हमने तो अपनी कहानी बता दी कि जो अपने हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे बड़ी खबर इस सर्वे में आपको क्या नजर आती है? आशुतोष, जैसा कि आपने शुरू में एक बात बोल दी, वो बात दोबारा मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। केवल उसमें दो तारीखें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडिया टुडे का जो MOTN है वो एक अंक 26 जनवरी को आता है और एक 15 अगस्त को। ये पिछले 2 दशकों से ज्यादा पुरानी परंपरा है, पहली बात है। दूसरा, अगर आप इंडिया टुडे को अलग भी कर दें तो भी सी वोटर के जो ट्रैकर सर्वे हैं वो कम से कम पिछले अब 10 साल से हम कह सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। उनका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, और वो आंकड़े भी, चुनाव हो चाहे ना हो, वो पब्लिक के बीच में हम रखते रहते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में इसका चुनावी उससे कोई लेना देना नहीं। अब अगर आप पूरे इस सर्वे की फाइंडिंग पे आए तो करीब 61,000 लोगों से बात की गई, काफी व्यापक सर्वे है। दूसरा, जिन आंकड़ों को आपने दिखाया उसमें आपने एक क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा ये सारी चीजें गिना दी, लेकिन जो मुझे लगता है बड़ी चीज उसमें मुझे समझ में ये आती है कि जनता जो परेशान है, जिन चीजों पे परेशान है, उस पर राय अपनी बहुत साफ दिखा रही है। जनता ने इकोनॉमिक आंकड़ों के ऊपर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत साफ बोला है। 2/3 से ज्यादा भारत की जनता ने ये बोला है कि हमारा रसोई चलाना मुश्किल होता जा रहा है। छोटा आंकड़ा नहीं। बहुमत में जनसंख्या ने यह बोला है कि हमें अगले 6 महीने, साल भर में कोई हालात बहुत सुधरते हुए तुरंत दिखाई नहीं दे रहे, यानी निराशा। बड़ी तादाद में लोगों ने बोला है कि महंगाई बहुत बड़ा उनका सरदर्द है और बेरोजगारी बहुत बड़ा उनका सरदर्द है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब इतना कुछ है तो ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं? ये किसी के लिए भी जहन में सवाल उठता है कि आखिर तो जनता ने बोला है। आप ये तो नहीं कह सकते कि जनता ने अपने मन की बात नहीं बोली। जहां जहां तकलीफ है, जितना बुरी तरह इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जितनी परेशानी लोगों को है, वो सब जनता ने बोला। उसके बावजूद भी अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो उसका एक साधारण तरीका लोग बोल सकते हैं कि टीना फैक्टर, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं टीना फैक्टर में आशुतोष बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि लोग हिंदुस्तान के जब और जहां पे जो भी उनको अल्टरनेटिव मिलता है उस अल्टरनेटिव के ऊपर यकीन करते हैं और उसमें नतीजा भी सुनाते हैं। शर्त यह है कि आपका जो अल्टरनेटिव है वो प्रामाणिक हो, वो लड़े और सड़क पे दिखाई दे, और उतनी ही तेजी से, उतनी तैयारी से दिखाई दे जितना कि भाजपा की मशीनरी दिखाई देती है। मसलन आप इसी सर्वे में अपने आकलन को जितने भी हैं मैं देख लीजिए। मैं आपको राज्य वाइज बिल्कुल बोल सकता हूं। जिन राज्यों में आप देखिए कि अपोजिशन ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, उन राज्यों में क्या आंकड़े आ रहे हैं? ये सर्वे बता रहा है तमिलनाडु में एनडीए को 0 सीटें, यूपीए के खाते में 39 में से 39 सीटें। ये सर्वे बता रहा है ममता बनर्जी को एक तरफा स्वीप 50% से ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी जो 20 की टैली क्रॉस कर गई थी वो आधा दर्जन के आसपास टैली बुरी तरह से गिर रही है। ये सर्वे बता रहा है बीजेपी या एनडीए ने शिवसेना के साथ में जो 2019 में महाराष्ट्र को स्वीप किया था, वन वे ट्रैफिक, बुरी तरह से वहां पे वो टैली गिर रही है, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का अरिथमेटिक बीजेपी से बहुत आगे है। ये सर्वे बता रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति बिगड़ रही है। जो एक तरफा जीत उन्होंने लोकसभा में दर्ज की थी, वो सीटें बुरी तरह से गिर रही हैं और कांग्रेस वहां अब ये सर्वे बता रहा है कि जो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में से एक जो बीजेपी के आ रहे हैं वो हरियाणा के, वहां पे बुरी तरह स्थिति बीजेपी की खराब हो रही है और वहां पर सीटें बीजेपी की गिर रही है। तो जहां जहां पर जो जो बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है वो सर्वे सब बता रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये नंबर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बचे हुए राज्यों में विपक्ष की लामबंदी, खेमेबंदी, विपक्ष की जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं उस तरह से काम कर रही है।
और बीजेपी की जो नाकामियां या सरकार की नाकामियां हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता वो उसके ऊपर पार करके उसको ढांप रही है या उस चीज को कंपनसेट कर रही है। क्योंकि आपने जब देखा लीडर्स की रेटिंग में, तो वहां पे आपको दिखाई दिया कि दहाई की संख्या में दूसरा कोई नहीं दिखाई दे रहा। और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी, राहुल गांधी 9% है, ये उनके लिए दिक्कत का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके नंबर अगर आप तीनों के मिला दे तो वो 20% के आसपास आते हैं, जो कि कांग्रेस का वोट शेयर हमारे सर्वे में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके गांधी खानदान के या कांग्रेस की लीडरशिप के पास में 20% नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के पीछे लामबंद इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी स्वयं पार्ट टाइम इस समय राजनीति कर रहे हैं। न तो वो कांग्रेस के नेता हैं पूरी तरह से, न विपक्ष के नेता हैं पूरी तरीके से, और न ही वो लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर उस तरीके की। जब बिखरी हुई राजनीति है तो उसमें अगर कोई कांग्रेस का समर्थक सोनिया गांधी का नाम लेता है या प्रियंका जी का नाम लेता है, तो आप उस कांग्रेस के समर्थक को दोष देंगे कि वो राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहा है। नरेंद्र मोदी के केस में कोई समस्या ही नहीं है। जो बीजेपी का वोटर है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के लिए लामबंद है। जो विपक्ष का वोटर है उसके सामने पहली बात कांग्रेस के सपोर्टर्स के लिए 3 नाम तो गांधी परिवार के घर से है, चौथा नाम मनमोहन सिंह जी का आता है, जो बहुत कद्दावर उनका नाम आया है कांग्रेस के अल्टरनेटिव लीडरशिप में। उनका नाम आज भी 30% से ज्यादा लोग ले रहे हैं। समझिए कि उनकी ताकत कितनी है, और कांग्रेस के अंदर किस किस्म का अकाल है ये भी समझ लीजिए, दोनों चीजें। दूसरी तरफ जो आपके नॉन कांग्रेस जो लीडर्स हैं, उन नॉन कांग्रेस लीडरशिप में ममता बनर्जी आगे बढ़ी है। अरविंद केजरीवाल का नाम देखिए कितने नंबर पे लगा हुआ है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल का नाम ममता बनर्जी के नाम से ज्यादा प्रासंगिक आशुतोष इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी का नंबर, ये ध्यान रखिए कि वो 42 लोकसभा सीट वाले इलाके की मुख्यमंत्री हैं, जहां लगभग 7-8% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन रहती है। और अगर वाली मतदाताओं से आप प्रधानमंत्री का नाम बोलेंगे ममता बनर्जी के नाम पर, तो स्वाभाविक सी बात है वो बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल 7 लोकसभा वाले एरिया से आते हैं। तो केजरीवाल की लोकप्रियता में दिल्ली के मतदाताओं का कम, दिल्ली के बाहर के विपक्षी नेताओं मतदाताओं का ज्यादा योगदान है, जबकि ममता बनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी के केस में उनका 90% से ज्यादा जो सपोर्ट बेस है या जो उनका नाम देने वाला है बंगाल से, कंसंट्रेटेड बंगाल से। बट यशवंत, ये जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, इसका मतलब वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फिर स्वीप कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, उसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ स्वीप किया था, मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता, और 6 महीने के अंदर लोकसभा के क्या रिजल्ट आए। स्वीप किया मतलब स्वीप ऐसा किया कि 25-0, 27 और वहां 11-0। हमने दिल्ली के केस में देख लिया, 67-0 के बाद में 7-0, फिर 7-0 के बाद में फिर 65-0। तो पब्लिक बहुत क्लियर है, पब्लिक अलग अलग लेयर पे अलग अलग तरीके से वोट कर रही है, और जहां पे उसे अल्टरनेटिव ठीक मिलता है वो उसको देती है। अदरवाइज जो उसको सही चलती हुई गाड़ी है उसको हिलाना नहीं चाहती। एक सवाल और, उसके बाद की मैं नकवी जी और विजय त्रिवेदी और आलोक जोशी के पास जाऊंगा। मोदी जी की लोकप्रियता 53% के आसपास है, क्या उसमें पहले से गिरावट आई? क्योंकि आपका जो सर्वे होता था एक जमाने में 70% के ऊपर उनको अप्रूवल रेटिंग देता था, लेकिन उसमें कुछ गिरावट दिखाई पड़ रही है, और उसके कारण क्या है? गिरावट बहुत बुरी तरीके से पिछले साल आई थी आशुतोष। हम लोग ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था जब नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 60-70 वाले हाई से घट के 36 पे आ गई थी हमारे ट्रैकर में। वो उनका लोएस्ट पॉइंट था, और वो 36 का पॉइंट उनका जब क्रैश डाउन हुआ था तो सारा नेशनल इंटरनेशनल हेडलाइन भी बना था हमारे सर्वे का। और उसका कारण ये था क्योंकि दूसरी लहर कोविड की थी, उसकी नाराजगी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी अभियान जारी रखा था पश्चिम बंगाल में दूसरी लहर में, उसके ऊपर पब्लिक की बहुत ज्यादा नाराजगी, या उनको कह सकते हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि देखिए रैलियां सबने की थी, हम इस बात पे नरेंद्र मोदी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, रैली तो ममता बनर्जी भी कर रही थी, राहुल गांधी भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बड़ा अच्छा भाव उनके प्रति रखने वाली जनता का वर्ग है, वो उसने कहा कि बाकी लोग ये करें, आपने क्यों किया। और वो इतना गुस्सा देखिए पब्लिक का दिखा कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के भी रेटिंग 36 पे पहुंच गई क्रैश डाउन करके। और टेफ्लॉन पीएम के लिए पब्लिक का एक ये गुस्सा भी आ सकता है, मेरे ख्याल से ये बीजेपी के भी रणनीतिकारों को ये बात बिल्कुल आइडिया नहीं लगा होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिपेयर किया।
मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की रिपेयरिंग जो हुई है रेटिंग की, उसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन की ड्राइव है। मुझे लगता है लोगों ने कोविड को लेकर के जो भी जिस तरीके से उनका काम रहा है उसके ऊपर उन्होंने सराहना की है। और एक प्रश्न पूछा गया था उसमें कि कोविड के दौरान विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं आशुतोष? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, क्योंकि इसमें चाहे बीजेपी के समर्थक हो चाहे अपोजिशन के भी समर्थक हो, बड़ी क्लासिकल चीज मुझे समझ में ये आई, 2/3 से ज्यादा करीबन उस साइड के भी मतदाताओं लोग ने ये बोला कि विपक्ष ने केवल क्रिटिसाइज करने के नाते क्रिटिसाइज किया, रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई। ये चाहे आप उससे देख लें कि अखिलेश यादव जो बोलते थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, या बाकी जी। कई सारे मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल लगाए, तो उस भूमिका को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। हालांकि विपक्ष के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी भूमिका को पब्लिक ने पूरे मार्क दिए हैं। इसीलिए विपक्ष, आप देखेंगे कि टॉप 10 जो चीफ मिनिस्टर है आशुतोष, ये लगातार तीसरा सर्वे हमारा ऐसा है 1.5 साल में जिसमें टॉप 10 चीफ मिनिस्टर में केवल एक चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा असम के। केवल एक, 13 में से केवल एक। और बॉटम के जितने हैं उसमें से 8 बीजेपी के हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि जहां पे विपक्ष अच्छा काम कर रहा है नेता, वहां पे जनता उसको सराखों पर बैठा रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है। लेकिन वो अप्रिसिएशन जहां जहां पे यथोचित है उसको कर रही है, प्रधानमंत्री को भी कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।